की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के खिलाफ आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत ने 2019 में आज ही के दिन एक जुम्बिश कलम के जरिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म हुए आज 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर इसे मनाते हैं। 5 साल कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35 और 370 का खात्मा करते हुए कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके उसे भारत का हिस्सा करार दे दिया था। इन दो मखसूस आर्टिकल्स के नफाज से ये बात तस्लीम शुदा थी कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका अपना खसूसी कानून होगा। इस जबरन रियासती इजारादारी पर कश्मीरी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए भारत ने निहत्ते कश्मीरियों और कश्मीरी क़यादत को नज़रबंद कर दिया, उनसे तमाम तर बुनियादी सहूलियात छीन ली ताकि कश्मीरियों की आवाज़ दबाई जा सके। भारत के गैर आइनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी में शदीद इजाफा देखने में आया। तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने 1.5 साल तक मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज को मुअत्तल किए रखा और मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसे मुस्लिम अक़लियती इलाके में तब्दील करने की साजिश कर रही है। खुद को जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन कहने वाला भारत 75 साल बाद भी मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराने से डरता है। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और इसकी सिफारती हिमायत जारी रखे हुए है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खबर हमसाया मुल्क बांग्लादेश से आई है, जहां सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक बन गई। बांग्लादेश के अवाम अपनी वजीर आजम हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई और मजबूर कर दिया कि वो मुस्तफी हो जाए। हसीना वाजिद अवामी दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हो गई। हजारों अवाम शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा निकाला। पाकिस्तान को तोड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी आज बांग्लादेशी अवाम ने तोड़ डाला। बांग्लादेश में सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। आर्मी चीफ ने ऑपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात करके ऐलान किया है कि अवामी लीग के अलावा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। इन तमाम तर अहम मामलात पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए वेरी ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जैसे जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज के शो को ज्वाइन करेंगी हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे, लेकिन डिस्कशन का आगाज़ मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहती हूँ फॉर ऑल द राइट रीजंस। एंड रीज़न नंबर वन इज़ कि 5 साल हो गए हैं और 5 साल पहले भारत ने जो मकबूजा कश्मीर है उसको हड़प कर लिया था और धांधली से किया, रोब से, दबदबे से, गुंडागर्दी से किया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि खैर उससे पहले भी कश्मीरी भाई लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद तो जैसे कहे ना कि आज़ादी की जो एक तहरीक है कश्मीर में उसमें एक तेज़ी आ गई है, लेकिन पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश है। सर हम तो ऑफकोर्स अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन सर सिचुएशन जो है ना वहाँ पर वर्स होती जा रही है। क्या किया जा सकता है सिचुएशन को बेहतर करने के लिए? देखिए, आज के दिन जिस तरीके 2019 में इंडिया ने एब्रोकेट किया 370 और 35A को और जाके गासबाना कब्जा कर लिया वहाँ जाके कश्मीर पे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पहले वो कहते रहे जी कि पाकिस्तान, हम जी खुद नेहरू गया 1948 में मिनते रोता पीटता कि जी ये लड़ाई बंद करें और हम जो है कश्मीरी अवाम को खुद रहते देंगे। 370 और 35 उन्होंने खुद इसको इन्वोक किया कि जी वहाँ पे उनकी हुकूमत होगी, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, झंडा भी उनका होगा, हुकूमत उनकी होगी, सब कुछ उनका होगा। लेकिन देन इसके बाद अब तो आगे के जी हम शिमला मुआहदा के तहत करेंगे, चले वो बात हुई। फिर कहा जी ये बायलैटरल इशू है। अब ये हटदर्मी देखेंगे, वो ओपनली जाके आप कह रहे हैं कश्मीर हमारा टूटा है, जो कि कश्मीरी नौजवान, कश्मीर की पूरी कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्होंने बड़ा क्लियर किया और जो खास 2016 के बाद जब जहाँ पर बुरहान वानी ने, आपको याद है, शहीद हुआ, उसने एक नई आज़ादी की रूप फूंक दी, उससे ये अब ज़्यादा परेशान हुए हैं। फिर इनकी फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को शहीद कर सकते हैं। और ये कहीं भी आपके सामने इनकी मॉब मूवमेंट चल रही है कितनी ज़्यादा स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर। फिर खालिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं, मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ क्या हुआ, लिंचिंग हम मुस्लिम कर रहे हैं, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड
ये पूरे मुल्क में ये जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनकी फौज कंट्रोल नहीं कर सकती। इन्होंने वो जुल्म किए हैं कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, वहां पर नौजवानों को पकड़ के ये जेलों में बंद कर दिए, उनके कारोबार तबाह कर दिए, बागात तबाह कर दिए, और उनको हरासमेंट और औरतों को देखें किस तरीके से उनकी इज्जत लूटी जाती है। ये सारी चीजों में दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है। सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इन्होंने बंद की, अरेस्ट की हुई है। ये एक अननेचुरल एक्ट है जो ये कर रहे हैं, इसको ये कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बरहा किया कि हम हर वक्त इखलाकी, सफारती, जो भी मदद कर सकते हैं हम खड़े हैं। कश्मीर की आवाज पाकिस्तान है। देखें, जब वो अपने झंडे में से अपने आप को, बॉडी को दफन करते हैं, तो वो पाकिस्तान का झंडा लहरा के ऊपर लपेट देते हैं। इससे सोचे वो कितनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं कि हमारी ऊपर अब जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में इनका केस लड़ें, इनकी आवाज बने और हर मौके पे इनकी सपोर्ट करें। आई थिंक यहाँ पर हम जो होता ही है कि दिन आते हैं, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, यकजहती भी शो करते हैं, जब ये टाइम 2 हफ्ते गुजर जाते हैं हम भूल जाते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूस लॉन्ग प्रोसेस। कश्मीर कमेटी की तरह कश्मीर कमेटी हैज टू कम फॉरवर्ड, नहीं बनाए, कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग हों, दुनिया में जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, यूरोपियन यूनियन में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, जहां पर ये अंदर छोड़ के गए हुए हैं, तब इन मसाइल का हल होगा। मुसल्लह फौज हर लिहाज से हर वक्त इनके साथ खड़ी है, पूरी कोशिश कर रही हैं। जब भी ईद होती है, चीफ आर्मी स्टाफ कश्मीर में जो हमारे फौजी बॉर्डर पे वहां जाके उनका दिलजोई करते हैं और इस तरह गुजारते हैं। इससे अंदाजा लगा लें कितने फोकस्ड अप्रोच है मिलिट्री की। बिल्कुल जी, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है ब्रिगेड साहब, और इन्हीं बातों के ऊपर मैं कहूँगी सुर्ख सलाम है आपको आज के दिन के लिए और इस सेगमेंट के लिए भी। मेरे साथ रहिएगा अजहर सिद्दीक साहब। मेरा आपसे सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या करना चाहिए जो अब तक हमने नहीं किया, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब से बेहतर तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं सकते। और सर इसलिए भी मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं ना, 5 साल पहले इसका जो ओनर्स है वो आप ही की हुकूमत के ऊपर आता है। अमेरिका गए, अमेरिका जाकर के आप लोग के ऊपर इल्जाम लगा आप तो सौदा कराए कश्मीर का। पीटीआई की हुकूमत थी और उसी हुकूमत के अंदर हमने देखा कि मोदी सरकार ने इतनी जुल्म बर्बरियत का मुजाहिरा किया कि पूरा का पूरा जो मकबूजा कश्मीर है उसको हड़प कर लिया सर। और आप लोगों ने इन रिटर्न क्या किया, जुम्मे के जुम्मे हम आधे घंटे के लिए सूरज के नीचे खड़े हो जाएंगे। तो सर मैं अब आपसे इसके बारे में क्या बात करूं, सिर्फ ये मुझे बता दें, आपको पछतावा होता है जिस तरह से आपने सिचुएशन को डील किया था उस टाइम पे? मुझे कोई जवाब देने की जरूरत है आपके सवालात का? सर आप तो वकील है सर, आप तो माशाल्लाह आपके दलाइल ही सर। नहीं, यानी सर आपने सरेंडर कर दिया, मैं केस जीत गई। शुरू कर देती हैं बिला वजह एक्विजिशन शुरू कर देती हैं, ये स्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा जी, यानी आप पहले बैठ के जेन बना लेती हैं किसने कहा है, जितना काम हमने किया है बता दें तारीख में कितना किया है। 370 के ऊपर और 35 पे इतना काम हमने किया कश्मीर के हवाले से, जरा साबित कर दें कि पाकिस्तानी तारीख में इतना किया हो किसी ने। क्या हमारे ये 2.5 साल या 3.5 साल आपको नजर आ रहा है कि कश्मीर कहां से कहां चला गया? कश्मीर का जिन्होंने लेकर गया उनसे सवाल किया करें कि जो कश्मीर को यहां तक लेकर आए हैं, तो कश्मीर की जो तबाही जिन्होंने किया उनसे सवाल करें। जो 85 के प्रोजेक्ट से लेकर आज तक जो सियासी जमातों ने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है वो है जवाब दे। हमने तो फिर भी इस आवाज को पूरी दुनिया में उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा वहां तक हर जगह हम लेकर गए हैं। ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है। ये हमें कोई ना बताए कि हमने कुछ किया या नहीं किया, ये हम जाने और हमारी आवाम जाने। हमारी आवाम इस बात को सराह रहे हैं कि जितना काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया है वो काबिल दीद है, और उतना काम तारीख में आज तक नहीं हो सका। बातें बात सर ये कश्मीर के हवाले से कह रहे थे ना कि आप लोगों ने काम किया है जनरली। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बहुत काम किया। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, आ जाएं जरा उनको भी शामिल करें। सर आप पूरी बात कीजिएगा, मैं सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ताकि अली गौहर बलोच साहब आपकी बात सुन सके कि आपने पूरा का पूरा कश्मीर का मलबा उस हुकूमत पे डाला है जो आपसे पहले थी, और वो ज़ाहिर अली गौहर बलोच साहब की पार्टी को काफी मौका मिला। अली गौहर बलोच साहब अपने पॉइंट्स ले लें, अजहर सदीक साहब को बात मुकम्मल करने दें। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, टके का काम नहीं किया कश्मीर के लिए। जी अजहर सदीक साहब बात मुकम्मल करें। 1985 से लेकर आज तक बता दें कि क्या काम किया, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या पोजीशन ले गया है, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लेकर जाना था तो क्या कर दिया। यानी बताना वो है, खाली जुबानी कलामी बातें नहीं करनी। मैं तो हमने तो बाकायदा जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसको नोटिस के खत लिखे कि जनाब 370 आपका नहीं बनता है, और जिस तरह आपने 35 का इतलाक किया वो भी गलत है। आईनी और कानूनी तौर पर जो हम कर सकते थे वो हमने किरदार अदा किया। बाकी
ये जिन्होंने करना था उनसे पूछिएगा कि उन्होंने अब तक क्या क्या। चले हमारा तो वक्त गुजर गया ना, पिछले 2.5 साल से ये जो चूचू का मुरम्बा या पीडीएम या वो पीडीएम 5 और या निगरान हुकूमत पीडीएम 0.5 और उसके बाद पीडीएम 2.0, इन्होंने अभी तक क्या कर लिया है? इन्होंने अभी तक कोई ये कदम उठाए? इन्हें तो सबक सीखना चाहिए। आज हसीना वाजिद के हवाले से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ये इनके लिए सबक है, और उनके लिए इतना बड़ा सबक है। अल्लाह करे कि इन सबको समझ आ जाए सियासी जमातों को कि मुल्क को कैसे चलाना है। या खाली जुबानी बातों से नहीं बात चलेगा ये मुल्क। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो अवाम पूछेगी और अवाम सवाल करेगी। आज का सवाबी का जलसा भी देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा आपको क्या बना है। बिल्कुल, मैं सवाबी के ऊपर बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन अगर जान की अमान पाऊं और अगर सर आपकी इजाजत हो, क्योंकि आप ज़्यादा वकील हैं, आर्गुमेंट में आपसे कोई जीत नहीं सकता, तो मैं जरा अली गौहर बलोच साहब से पूछ लूं जो आपने कहा है, इनकी परफॉर्मेंस जरा पूछ लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, पीटीआई मेरे शो में ये क्लेम कर रही है, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, कि जितना काम पीटीआई ने कश्मीर कॉज के लिए किया ना, आप 85 से लेकर आज तक वो काम नहीं कर पाए। तो सर मैं तो आपसे यही पूछूंगी अली गौहर बलोच साहब, आपने काम क्यों नहीं किया? आप जैसे पॉलिटिशियंस ने काम नहीं किया तो अब हम पीटीआई से क्या पूछेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं किसी हद तक तो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं जो आपने मुझ तक पहुंचाई है कि भाई जो 85 से नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है वो 47 से लेकर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, और ना ही मैं आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी मैं तो ये तस्लीम कर रहा हूँ कि आइंदा भी आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है क़यामत तक वो कोई नहीं कर सका जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। वो इस बात में तो बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा कि मोदी ने जब वो काला कानून बनाया और जो मकबूजा कश्मीर था उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया, तो उस वक्त भाई साहब एयरपोर्ट पर शामियाने बजा रहे थे कि मैं अमेरिका का कामयाब दौरा करके आया हूं, और उधर से मोदी के साथ गठजोड़ करके जो है वो मतलब है कि वो कश्मीर इनके दौरे हुकूमत में जो मकबूजा कश्मीर था वो टाइटल भी इन्होंने खत्म करवा दिया। फिर एक जलसे के अंदर आज भी वीडियो मौके पे मौजूद है और काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो फिरदौस आशिक अवान साहबा इनको कश्मीर का झंडा पकड़ा रही हैं और ये इनकार कर रहे, झंडा पकड़ने से इनकार कर रहे हैं। मतलब इतने ये खाइफ थे कश्मीर के झंडे से कि उसको हाथ में पकड़ने से ये खाइफ थे। फिर उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने 9 मई के वाकयात किए पाकिस्तान के साथ, वो मतलब है कि वो देख लें कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये हमलावर हुए हैं, वाकई इस तरह तो इंडिया ने भी कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। जिन जिन जगहों तक माशाल्लाह ये पहुंचे हैं, 47 से लेकर हमारे बदतरीन दुश्मन मतलब है कि उन जगहों पर नहीं पहुंच सके, हमारे बदतरीन दुश्मन जना हाउस तक नहीं पहुंच सके, हमारे बदतरीन दुश्मन मोटरवेज पर आग नहीं लगा सके, हमारे बदतरीन दुश्मन जो है वो पेशावर का रेडियो स्टेशन नहीं जला सके जिससे पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, वो भी इन्होंने काम कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे बदतरीन दुश्मन सरगोधा और मियां वाली की जो हमारी अहम तनसीबात था उस वक्त उस तक नहीं पहुंच सके। हमारे बदतरीन दुश्मन जो है वो शोहदा के मुजस्मे नहीं तोड़ सके, MM आलम के जहाज को नहीं आग लगा सके। वो सारे काम इन्होंने किए हैं, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में किए हैं या नफरत में किए हैं ये तो फिर इनको ही पता होगा। लेकिन बहरहाल ये कारनामे इन्होंने जरूर अंजाम दिए हैं जिसको कि पाकिस्तान की तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा कि वो कौन सा आदमी और कौन सा वो फितना ग्रुप थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये शब खून मारा और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये कुछ किया। तो कम से कम एक वो लोग होते हैं कि उनसे कोई गलती हो जाए तो वो कम से कम शर्मिंदा ही हो जाते हैं, नदामत का इजहार करते हैं। ये वो जत्था है जो मतलब है कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान के साथ बदमाशी करता है, लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरे पर शर्मिंदगी भी नहीं आती। इसके बावजूद ये बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं कि वो कर ले। ये स्वाबी के जलसे की बात करते हैं, इनसे पूछे इस्लामाबाद का जलसा क्यों मुलतवी किया, क्यों टांगों के अंदर दुम दबा के भाग गए थे, और हर जलसे की इजाजत लेने के लिए अदालतों के अंदर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑनर जिन्होंने जलसे करने होते हैं वो अदालतों के अंदर नहीं पहुंचते। वैसे अली गौहर बलोच साहब, मैं आपको बात बताऊं, आप खुशकिस्मत हैं, आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनके बारे में आप चार्जशीट दे रहे हैं, अजहर सदीक साहब हंस रहे हैं,
मैंने तो एक मुन्ना सा सवाल पूछ लिया, मुझे तो उन्होंने डांट दिया, शो के शुरू में ही डांट दिया आपने। नहीं अजहर साहब, आपने मुझे शो के शुरू में ही डांट दिया। एक तो ये जो आपने टेढ़ी ऐनक लगाई हुई है ना अपने गले के ऊपर, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है सर। ये काली चश्मा तो उतार देना सर, सीधा तो कर लें, नजर तो सीधी कर लें सर कम से कम। जी कमेंट करें, कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपकी परफॉर्मेंस अली गौहर बलोच साहब के मुंह से सुन के सर, बताइए। अच्छा, वो सवाल गंदम जवाब चाहे ना, आपने कश्मीर का पूछा 9 मई, आपने उनसे पूछा कि क्या काम किए 9 मई, उनके पास कोई और है आर्गुमेंट? यानी एक टेप चल रही होती है, वहीं से शुरू होती है, ये रोजाना सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है, किसी केस में कोई साबित हो सकी कोई चीज? इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से कितने अपना वो पढ़ा नहीं ऑर्डर, जरा वो ऑर्डर पढ़ लें कि जिसमें एविडेंस कितनी क्या है। यानी शर्मिंदगी की बात उनकी होनी चाहिए जो ढिठाई से झूठ बोलते होते हैं। कोई बंदे को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए कि कम से कम नेशनल चैनल पे बैठकर इंसान तो ना बोले। मैं तो कोशिश करता हूँ इस हवाले से, और हमें बड़े देखें किताबों को हाजिर नाजिर जान के, कभी इतना हो तो कभी कुरान मजीद पे बैठकर के कस्में भी खा के कह दे हमने तो बड़ी बात है, तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम पहले बता दें जिन्होंने 9 मई किया है उनके साथ वो करना करें। आप पुलिस छुट्टी है आपको, अगर कर सकते तो आज तक कर देते ना, क्या किया आपने? सर करेंगे, आपसे इजाजत थोड़ी लेंगे। जिन्होंने 9 मई किया है तो इजाजत के बगैर ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ना करें ऐसी बातें सर। तो 5 तारीख के बाद कर लेते ना सर, 5 तारीख के ऊपर हम बात कर लेते। मुझे तो अच्छा लग रहा था, आपका मूड भी अच्छा हो गया था, फिर आपने मुझे डांट दिया। एक तो मुझे बड़ा डर लगता है भाई इनसे, सवाल क्या करना है सर मैंने आपसे। चलें मुकम्मल कर ले अपनी बात भाई अजहर सिद्दीक साहब। हाँ जी देखिए, मैं बताऊं आपको, हमें कश्मीर पाकिस्तान की शान है और हमें अपनी जान से ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कश्मीर के मामले में 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। ये किसी की गलत फहमी या खुश फहमी होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 5 यानी कम से कम कश्मीर के मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वजह है पाकिस्तान आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग क्यों पसंद करते हैं। इसलिए पसंद किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वहां लोगों को पता है कि कश्मीर के लिए अगर कोई आवाज उठाने वाला है, अगर कोई नतीजा केस सामने ले आएगा तो वो इमरान खान ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेफिक्र रहिएगा, कश्मीर के मामले में इंशाअल्लाह कोई हुकूमत जैसे ही वक्त आएगा, हुकूमत आवाम के वोट से आएगी, तो अब देखिएगा कश्मीर का नताइज क्या निकलेगा। ठीक है जी, मेरे साथ दिफाई तज्जियाकार हैं जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, सवाल तो मैंने ऑफ कोर्स आपसे पूछना है, ये जो हसीना वाजिद साहिबा का एक सेंसेशनल सा एग्जिट हुआ है हेलीकॉप्टर के ऊपर, वो भी डायरेक्ट इंडिया। लेकिन सर पहले मैं आपसे इस शो के हवाले से थोड़ा सवाल पूछ लूं कि आपको कैसा लगा ये देख करके कि आज की तारीख को 5 अगस्त को भी अजहर सिद्दीक साहब ने पीटीआई की पॉपुलैरिटी से जोड़ दिया कि भाई किस तरह मकबूजा कश्मीर में भी और आजाद कश्मीर में भी कैसे पीटीआई के नारे लगते हैं और लोग किस तरह पीटीआई को पसंद करते हैं। जरा इसके ऊपर तो आप अपनी पहले एक दिफाई ओपिनियन देना। देखिए, बात यह है कि हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है। हाँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो पीटीआई है। पीटीआई को समझना चाहिए कि अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो देन हुकूमत की मदद इस तरह करें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएं। आप अपना रोल असम्बली के अंदर जो कि बंदा तरीक़ाकार होता है उसको असम्बली को फाल करें, पावरफुल करें और वहाँ पर नुकता लेकर आएं और अपने जो केसेस हैं ज़रूर फाइट करें 45 के एंड देन सी व्हाट हैपन। लेकिन बजाय इसके कि हम इन इश्यूज को सड़कों पर हल करें, ये नहीं हमें करना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त मुल्क में इंतशार भी नहीं हो सकता, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए। पूरी कौम कोशिश कर रही है, फौज कोशिश कर रही है, हुकूमत मदद कर रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का फोकस एक होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाएं और इसके मुताबिक आगे चलें। ये आपका तरीक़ाकार होना चाहिए। पीटीआई को चाहिए बजाय सड़कों पे आने के, जलसे करने के, नाउ इज अ टाइम के असेंबली में आपके पास काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके पास, उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपके लीडर ऑपोजिशन का भी यही काम है कि हेल्दी क्रिटिक करें एंड फाइंड अ सोल्यूशन, बजाय इसके कि हम रोज़ाना कहें जी कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात करते हैं, फिर फ़ौज से बात करनी है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ की होती हैं इशूज़, वो पॉलिटिकली रिजॉल्व होते हैं। उसका तरीका ये है कि आप हुकूमत से बात करें, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई पीएमएल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नेशनल डायलॉग की कॉल करें और सारे बैठ के अपने इशूज़ को लेके जाएं रिजॉल्व, ताकि स्टेबिलिटी आए। और ये अज़ब इस्तेकाम की जो बात होती है
पूरी कौम खड़ी हो इसके लिए। ये क्रिमिनल जो है, ये सब अब illegal देखें ना, spectrum आप बुजुर्ग की तरह, बड़े की तरह आप समझा रहे हैं, लेकिन अभी जो सवाबी जलसे की तकरीरें हो रही हैं हम वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन जितना भी हम रिपोर्ट करते हैं ना वो ऐसी होनी है कि हमारा दिल, आपका भी दिल बुरा हो जाएगा कि आपने इतनी एनर्जीज वेस्ट की इनको समझाने में और बातें क्या कर रहे हैं। मुझे अलाउ करें एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसीना वाजिद का जो एग्जिट है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रिगेड साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब है, अजीज सिद्दीक साहब हैं, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ बने हुए हैं। कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी से भी हम एक तबाना आवाज लें इस मुद्दे पर बात करने के लिए। काफी दिनों से ब्रिगेड साहब जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं तो यही कहूंगी कि रंग ले आया है, और जाहिर सी बात है हसीना वाजिद विच इज ऑलमोस्ट 20 years, मोर देन अ डेकेड ऑफ रूल, उनको जिस तरह से दुम दबाकर भागना पड़ा, वो भी भारत, तो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, आज उनके मुजस्समे तोड़े गए। सर, इन हालात में हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, के लिए इसमें क्या लेसन है, क्या सीख सकते हैं पाकिस्तानी इससे? देखिए, पहली तो बात है कि हसीना वाजिद, शी वाज अ सिविलियन डिक्टेटर, लेट मी टेल यू। 20 साल उन्होंने हुकूमत की है, हर इलेक्शन को मैनूवर करती थी, इंडिया उनको सपोर्ट करता था। शी वाज कॉल्ड एज इंडिया नवाज, उनकी पॉलिसी भी यही थी, और वो अपने आप को इंडिया की बेटी कहती थी। नरेंद्र मोदी से उनके बहुत खास ताल्लुकात थे उनकी हुकूमत के, और आज देखिए उन्हीं के हेलीकॉप्टर में उन्हीं के मुल्क भाग के चली गई हैं। जिस तरीके से इन्होंने कोटा सिस्टम किया, मुलाजमतों में लोग खड़े हो गए, फिर कितना जुल्म किया, 300 लोगों को मार दिया, बावजूद इसके आर्मी चीफ को कहा जी कि अब आप फौज आए और जो नजर आता है उसको गोली मार दे, जो दे रिफ्यूज। फिर आप बड़ी उम्मीद थी कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगी, क्योंकि अब आप पे पॉपुलैरिटी खो चुकी थी। आज वही हसीना वाजिद किस तरीके से बांग्लादेश से भागी है, जाके छुप गई है, उसके बाद शाहरुख में चली जाएंगी, और उसके बाद पाकिस्तान से उन्होंने कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं किया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था, और इसी पॉलिसी के ऊपर टो करती रही। वी शुड बी होपफुल कि चीफ हामिद साहब ने कहा कि एक पहले बुरी हुकूमत बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो कहते फैसले हम खुद करेंगे। अब देखना ही है कि कब जनरल इलेक्शन होते हैं, कब अवाम का इत्तेफाक मुंतकिल होता है, और फिर उम्मीद ये करनी चाहिए कि नई कौम जो बांग्लादेश की आएगी, दे विल पाकिस्तानी फ्रेंडली, और दोनों में मिलके अपने अपने मुल्कों के लिए बेहतर काम बड़ी बड़ी जबरदस्त आपने बात की। और ये जो आपने ब्रिगेडियर साहब लफ्ज होप का इस्तेमाल किया ना, अली गौहर बलोच साहब, ये जो होप है ना, ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, और जो हमें ये उम्मीद नजर आती है, ये उम्मीद ना आपकी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, मेरे लिए भी इवन, ये एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, क्योंकि इससे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि जैसे बताया कि जी हसीना वाजिद जो है वो बड़ी इंडियन नवाज थी, अब वो चली गई है, तो हमें यही उम्मीद करनी चाहिए, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो हम करेंगे ना सर, आप तो काम करेंगे, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बांग्लादेश को अपनी साइड पर करें। सो जरा पीटीआई को थोड़ी देर के लिए फॉरगेट करें और बांग्लादेश के ऊपर जरा फोकस करें। सर आपको लगता है हालात बेहतर करने में आप कामयाब हो सकते हैं? जी देखिए, बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह से हारिस साहब ने बात की है, और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले तक, अभी भी बल्कि, जिस तरह से तस्वीरें लगाकर मुजीबुर रहमान की और मौजूदा आर्मी चीफ की जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गंद उछाला जाता था, आज उन लोगों का अंजाम देख लें और बताएं कि आप ये किसकी तस्वीर लगाएंगे। और जो लगाने वाले हैं वो भी सारे पाकिस्तान के सामने हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ, हसीना वाजिद की पार्टी ने बांग्लादेश के साथ खिलवाड़ खेला, तो फिर वहाँ की अफवाज ने उनके साथ क्या किया और वहाँ के मुल्क के लोगों ने उनके साथ क्या किया, ये लोग भी, इनको भी अपनी राय सीधी कर लेनी चाहिए और अपनी सिमत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। जो कुछ जिन हथकंडों पर ये तुले हुए हैं, पाकिस्तान इन हथकंडों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है कि आप इसके अंदर बैठकर काला कानून चलाएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें, पाकिस्तान को बाहर से बैठ के गालियां दें, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालें, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होकर इक़्तिदार भी इंजॉय करना चाहें। नहीं, उससे पहले ये अभी कह रहे थे कि ये केसर चलाई जाती 9 में। ये केसर नहीं है, ये केसर क़यामत तक आपका पीछा करेगी। आप तो अभी 1.25 साल की बात कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की तारीख में इतने सालों में कभी इस तरह का इतना बड़ा सानिया नहीं हुआ। सकूते ढाका के बाद सबसे बड़ा जो सानिया है वो ये सानिया है जो इन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर जिस तरह से ये मतलब है कि वो बगलों में छुपे हुए जो सांप थे जिन्होंने वो किरदार अदा किया। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, सियासतदान तो बर्दाश्त करते हैं, जायज़ या नाजायज़ की भी बहस छोड़ दें, लेकिन उनमें कोई तहम्मुल होता है। जिस तरह से जब इनके बानी पीटीआई
हाई कोर्ट पेशी के लिए जा रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई और धमकियां लगा कर गए, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं था। उसी अदालत के अंदर बैठकर जो उन्होंने धमकियां दी वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जो ऑडियो वीडियो मैसेजेस इनकी पार्टी के लोग देते रहे वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। अगर कहीं से वक्ती तौर पर आपकी सहूलतकारी हो रही है और आपको 8-8 मिनट के अंदर 8-8 जमानतें मिल रही हैं और 9 मई के वाकयात के ऊपर आपको स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उनके फैसले नहीं हुए, तो उसका ये मतलब ना समझें कि आपका एहतसाब नहीं होगा, आप कटहरे में खड़े नहीं होंगे और आप बच जाएंगे। आप अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ नहीं बचेंगे। और अब देखें कितने मासूमाना तरीके से कहते हैं कि जिन लोगों ने कार्रवाई की, जिन्होंने किया वो करें। उसको उकसाने वाले, ये प्लानिंग तैयार करने वाले, मौजूदा जो रियासत है वो उस पर पहुंच चुकी है हकायक पर कि ये प्लानिंग करने वाला कौन था और उन मासूम तो बच्चों क्या को करना है बरगला के भेजने वाला कौन था। चले अदालत में तो वाला छोड़े, कौन था? प्रोग्राम में ही बता दें फिर क्या करना है। आपको पता चल गया किसने प्लानिंग की, सब आपके सामने है, तो बता दें फिर क्या करना है इनका। बिल्कुल जाहिर है इनको कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे और जाहिर है अदालतों के जरिए ये सारा प्रोसेस होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर ये समझे कि कहीं से इनको वक्ती तौर पर कोई रिलीफ मिला है और ये बगले बजाए और मजाक उड़ाए और तमस्कर उड़ाए पाकिस्तान का, तो इस चीज की हरगिज़ इन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। चलिए अली और गौर बलोच साहब, आप कम से कम सवाबी का जो जलसा हक की खत्म होने बात तक है और इनको खुश इंसाफ होने की बात देते। वो होकर रहेगी ठीक है, ठीक है। आज भी जो पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से और ISPR की तरफ से आज भी जो मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा कि हम 9 मई के वाकयात के ऊपर हमारी कोई पॉलिसी तब्दील नहीं और हमने वही जो हमारा बयानिया है वही हमारा बयानिया रहेगा और वो पूरे पाकिस्तान का बयानिया, मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, और वो हमारी कौम का बयानिया है। और ये कैसे हो सकता है कि आप सियासत की आड़ के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करें, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछाले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, चले सियासतदान तो गालियां बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें तो आप गाली देंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी और ना पाकिस्तान के अवाम से होगी इंशाअल्लाह। अजहर सदीक साहब, आप तो बिल्कुल ही मतलब फ्रीज ही हो गए हैं, ये आपके बारे में सारी बातें कर रहे थे, तो आपने तो उनको जवाब देना ही है। सर मेरा सवाल तो सुन लेना, कोई हसीना वाजिद साहिबा के बारे में भी बात कर ले। आपने क्या सीखा ये जो बांग्लादेश में हुआ है ऐसे पाकिस्तानी, यानी आपको क्या लगता है कि हमें ऐसे पाकिस्तानी क्या हमें सीख लेनी चाहिए, ये जो हमने बांग्लादेश के अंदर आज इतना बड़ा इवेंट देखा। तो मैं जब ये बात कर रही हूँ तो कानों में उंगलियां रख लेता हूँ, है कुछ नहीं, मुझे पता है कि मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। यार अजहर भाई, आप कम से कम अपने कॉलीग्स को सुन तो लिया करें, मतलब सुनने का भी आपके अंदर हौसला नहीं है, या ना करें अजहर भाई, ना करें जी। वो मुझे पता है वही टेप चल रही है, वही टेप है, उसके अलावा कोई नई चीज आपको देखे ना, नई चीज आप होगी तो जरूर। हाँ, आज ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की एक नई चीज आई, वो हमें हदायत दे रहे हैं कि हम जाकर अपोजिशन में बैठे। क्यों बैठेंगे अपोजिशन में हम जाकर बैठकर? ये जो 45 और 47 में जुल्म हुआ, इसका मतलब है कि आप जो तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो नजर आ रहा है फिर हम सबको कि चुप करके बैठ जाओ, जो फैसला जिन्होंने किया वो कबूल कर लो। तो क्यों कबूल करें हम इस बात को, क्यों बैठे जाके ऐसी? और अच्छा दूसरा हमें बताएंगे भारती नवाज का मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है वो गद्दार, हमने नारे तो नहीं लगाए थे। रोग आर्मी के बारे में इंडिया में बैठकर कौन बातें करता था? मैं तो नहीं बात करता था। फिर सज्जन जंजाल का और मिटल का दुबई में, नरेंद्र मोदी का इनके घर में, हमारे घरों में नहीं आया हुआ नरेंद्र मोदी शादी की मुबारकबाद देने के लिए। ये हमें सिखाएंगे, ये हमें बताएंगे कि इंडिया के साथ कौन है। हमें कोई जरूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है कि इंडिया नवाज कौन है। वहां जब यूके में बैठा करता था तो कौन कौन आगे मिला करते थे, तारीख उठाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये हमें समझाना शुरू करेंगे। सर आ गई है, मुझे समझ छोड़ दें, ये बुरे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, लेकिन अभी कोई 1-2 हफ्ते पहले आप शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बना रहे थे, उसके तो मुजस्समे टूट गए। क्या करना है, हीरो जीरो बन गया है उसका, तो बताइए। छोड़े इनको, ये नून लीग वाले हैं, बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं, नहीं करते इनके बारे में बात। शेख मुजीब का क्या करना है, टोटे हो गया उसका मुजस्समा सर, सड़कों पे ऐसे रुल रहा है उसका मुजस्समा। देखिए मैं फिर बताया वो अच्छा हुआ उसके साथ, मैं कब कह रहा हूँ बुरा उसके साथ हुआ, मैं कब कह रहा हूँ उसका बुरा हुआ? मैं तो कह रहा हूँ हमारा जो नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है कि जो हमूदुर रहमान की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दे, उसमें परेशानी की क्या बात है? हमारी और तो डिमांड कोई नहीं। और कमाल है, ये तो बगले में जा रहे थे ना, मेरे सामने एक कॉलम पड़ा है, बांग्लादेशी मॉडल आ रहा है
सुहेल बड़ाई साहब ने 7 फरवरी 2024 को लिखा था, और लिखा था कि क्या हो गया, मुक्तदरा ने क्या तय कर लिया, क्या होगा। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये आपकी इंटेलिजेंसिया यहाँ बैठे बात कर रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन वजह क्या हुआ, तारीख है कि सबक सिखा रही है कि वो मोहल्लात, ये मोहल्लात हमारे नहीं थे, ये मोहल्लात में शरीफ खानदान रहता है, इमरान खान मोहल्लात में नहीं रहता। ये उनके लिए आज देखिए वो महल क्या है, वो तबाही और बर्बादी बता रहे हैं आपको। समझ आए आदमी, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है भाई, हमारे लिए तो हमें तो 1 साल हो गया है कि जो हमें सिखा रहे हैं जनाब, अभी अदालतों में पेश कर रहे हैं। कोई फेवर एक जगह हो, चैलेंज करता हूँ इस बात, वो खाली जमानतें ले देने से 1-1 साल 1.5 साल बाद जमानतें हो जाएं तो ये समझते हैं बड़ा काम हो गया। वो नहीं था, तो जो डील के साथ 50 रुपए के स्टैंप पेपर में मुल्क से गया, बेवकूफ बनाता रहा वहां बैठा और आया नहीं। कब आया, कब डील हुई, रेड कार्पेट बैठा, और बायोमेट्रिक कहाँ हुई, और कहा कोई केस नहीं है। आप इसी तरह FIA ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोई नहीं था। सोचे तो सही, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई एक इदारा बता दे, पुलिस कंप्रोमाइज, नैब कंप्रोमाइज, FIA, एंटी करप्शन, सारे के सारे इदारे जो हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और कोई वक्त दूर नहीं है। अब सारा स्क्रीन देखे ना, क्या हुआ, 4 केसों की सजा दिलवा। इमरान खान साहब मुल्क से भागा नहीं, यही अपीलें हुई, वो में सस्पेंशन हुई, और आपने खुद देखा साइफर जमीन बोस हो गया, इधर का केस इनके गले पड़ गया। क्या रह गया, अच्छा क्या है उसके अंदर, तो वो एक ही शख्स रह गया है इसके बारे में ये सारा कुछ होता रहे। फिर हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी कितनी हो रही है। ये जिस पार्लियामेंट की तारीफ की जा रही है, पार्लियामेंट ने क्या कानून साजी किया है, जरा सुन लीजिएगा कि सदर की जो इलेक्शन की जो डेट सदर और गवर्नर ने देनी थी, वो इलेक्शन दे दी। तायात नाअहली जो पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम के जरिए खत्म करनी थी, वो कर दी। मखसूस जिसों के अंदर बैठकर तरकीब करना चाह रहे हैं ताकि तो हिस्सा हमारा है, कोई लोग सके। अच्छा, मैं बिल्कुल गौर कर रही हूँ अज़र सदीक साहब, और मैंने पता क्या गौर किया, मैंने ये गौर किया है कि अली गौहर बलोच साहब की बातें आप सुनते नहीं, आप कहते हैं मैं कानों के अंदर उंगलियां दे देता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने आपको एक तजवीज़ दी, आपने कहा कि जी नई तजवीज़ लाया, क्यों दे रहे हैं मुझे तजवीज़, इसीलिए सर 365 डेज एंड इमरान खान इज स्टिल इन जेल। और अगर आप यही करते रहेंगे, कानों में उंगलियां देते रहेंगे, तजवीज नहीं सुनेंगे, बैठेंगे नहीं, तो सर ये 365 डेज मल्टीप्लाई होकर अनदर 365 डेज बन जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जवाब ले देती हूँ, 1 मिनट सर, मैं जरा ब्रिगेड साहब से आपको जवाब ले देती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो इनको तजवीज दी है भाई, क्यों दे दिया है, अब आपका शौक पूरा हो गया इनको तजवीज देके, जी जवाब दीजिए। इसमें बात ये उनको सर फ्रिज चाहिए ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू कट यू, उनको फ्रिज चाहिए, आप इनको फ्रिज भिजवाएं, तजवीज नहीं चाहिए इनको। जी देखिए, मैं बदर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर कोर्ट रिलीफ देते हैं बानी कायदात पे PTI को, तो उनको चाहिए कि आके बाई इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं, ऑपोजिट लीडर बने, और उसके साथ आपके जो फॉर्म 45 के केसेस हैं वो आप कंटेस्ट करें, अपने MLAs को रिलीफ लाएं, पार्लियामेंट में लाएं, मेजॉरिटी लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं, गवर्नमेंट चेंज करें। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बजाय के हर 2 साल के बाद अब इलेक्शन कराते रहे। आपके पास डेमोक्रेटिक तरीका है, आपके पास कोर्ट आपको वैसे भी रिलीफ मिल रही है, गेट रिलीफ, उनको लाके मेजॉरिटी करें, आप अपनी पार्टी अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जैसे आपके खिलाफ तारीख चली थी। तो मेरे ख्याल में ये मेरा मकसद है, नॉट कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो इनको नुकसानदेह हो, बजाय इसके कि आप सड़कों पर आएँ, जलसे करें, धरने दें, और इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, पॉलिटिकल रिवाइवल को, इकोनॉमिक रिवाइवल को फिर रोक दें, सारा काम चलने दें और अपना पॉलिटिकल प्रोसेस करते रहें। दैट इज द रेसिपी फॉर पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करता रहे, और आप अपने डेमोक्रेटिक तरीके से आप बिल्कुल चेंज लें। नोबडी स्टॉप्स यू, बट यू हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ कोर्ट्स के वो कोर्ट डिसीजन क्या करते हैं, आप बिल्कुल लेके चलें। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, मेहमान मेरे साथ हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, आज़ाद सदीक साहब हैं, एंड अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब, लास्ट जितना मुझे याद है और जितना मुझे पता है, मेमोरी रिफ्रेश करा देती हूँ, सवाल आप सुन लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कोई करोड़ बार तो मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो फाइनल जो बात आई है वो ये आई है कि 2 शराइत हैं, एक तो आज़ाद इलेक्शन ऑफ कोर्स, और उसके अलावा जितने बोगस केसेस हैं उनको ख़त्म करना है।
ये दोनों अगर आप बातें मान लेंगे तो फिर कहीं जा करके इमरान खान साहब कुछ अपना इंटरेस्ट शो करेंगे आपके साथ मुज़ाकरात करने में, वरना वो आपके साथ इंटरेस्टेड है नहीं कोई बैठने में या बात करने में या सलाम करने में भी, वो सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो सर आप लोग किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचे हैं कि इसके जवाब में भी आप एक और ऑफर करेंगे मुज़ाकरात की? जी देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी मिसाके मईशत पर बात की थी और हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट किया है, जमहूरियत को हमारी पार्टी ने और हमारी लीडरशिप ने हमेशा सपोर्ट किया है। ये उस वक्त में बात कर रहा हूँ जब हमारी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें दीवारों के अंदर और जेलों के अंदर चुनवाया जा रहा था। आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब ये बात करते हैं कि बैठ के डायलॉग करें तो तमाम लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर डायलॉग करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कभी नहीं करेंगे सियासी पार्टी, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। इनके गुब्बारे में जो हवा है वो जिस दौर से वो पाशा साहब से लेकर और उससे पहले से लेकर ये हमेशा गैर जमहूरी तरीकों के साथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। ये अंपायर की उंगली की बात किया करते थे और जिस तरह से इनकी प्रोजेक्शन हुई, जिस तरह से इनको प्रमोट किया गया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और आने वाला इलेक्शन भी ईवीएम मशीनों के साथ चुराने की प्लानिंग करते थे। जाहिर है अब ये एनआरओ मांगते हैं, मतलब आपने पाकिस्तान को अगर जलाया तो हम आपको एनआरओ कैसे दें? अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग करना है तो सियासी पार्टी हाजिर है, लेकिन अगर सर अली गौर बलोच साहब ऐसे पाकिस्तानी, और बिकॉज आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स द कश्मीर डे आल्सो, डे फॉर सॉलिडारिटी फॉर कश्मीर। अगर पाकिस्तान ने को जलाया है तो फिर उसमें अगर तो होना ही नहीं चाहिए ना, जिसने पाकिस्तान को जलाया है उसको बस सिर्फ कटहरे में लेकर जाना है, फिर मुज़ाकरात आप क्यों करते हैं? और सर दूसरी बात ये कि जब आप ये शिकायत करते हैं या जब आप माजी का जिक्र करते हैं वो सबको पता है, लेकिन अब आप हुकूमत में हैं तो बाकी पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तान को बचाना, मजीद ऐसे वाकयात ना हो उसको भी रोकना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो कितनी देर आपने इनको ग्रेस पीरियड देना है कोई कार्रवाई करने से पहले? आप हुकूमत है ना, सोल्यूशन बताएं सर। शो भी बंद करना है ना, मतलब खत्म करना है, मेरा मतलब है सोल्यूशन बताएं। देखिए बात ये है कि बड़ी सिंपल बात है, अगर तो इन्होंने कोई सियासी डायलॉग करना है तो हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये कहते हैं कि इनका मैंडेट चुराया गया, देखिए इलेक्शन पर सियासी बात तो ये है कि बेशुमार हलकों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम खुद रिट पिटीशन में गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फैसला अदालतों ने करना और आइन और कानून के मुताबिक होना। दूसरी बात ये है कि अगर ये 9 मई के वाकयात के ऊपर कहते हैं हमें रिहा कर दे, तो वो दायरे अदालतों ने इनको रिहा करना है। तो ये एनआरओ पर हमसे बात ना करें और ये ना समझे कि हम इनको दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर देंगे। एक इलेक्शन इन्होंने कॉन्टेस्ट कर लिया है, ये जिस तरह से आरटीएस सिस्टम के जरिए आए थे, अब दोबारा फिर एक नया आरटीएस सिस्टम लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें दोबारा फिर एनआरओ भी मिल जाए और आरटीएस सिस्टम भी मिल जाए, लेकिन अब रियासत की तरफ से भी इनको नो बोला जा रहा है, इसलिए ये परेशान है। ये बार बार कहते हैं, वो जिस तरह से उधर मीर जाफर नाम रखते थे और रात को प्रेसिडेंसी में बैठकर बाजवा साहब के जूते पकड़ लेते थे कि भाई खुदा के लिए हमारे साथ पैचअप कर लो, पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन ले लो, तो इनकी कभी भी जमहूरी अप्रोच नहीं रही है। लिहाजा सियासी गुफ्तगू करें, दिमाग को सियासत पर लाएं, सियासी तरीकेकार पर लाएं। जब तक नहीं लाएंगे तो फिर रियासत तो इनके साथ निपटेगी, जिस तरह से बाकी शरपसंदों के साथ निपट रहे इनके साथ भी निपटेगी फिर रियासत उसी तरह से। बाकी अगर कोई सियासी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो जाहिर है सियासी पार्टीज के साथ बैठ के डायलॉग करें, नेगोशिएट करें, जरूर इनको मौका मिलेगा। ठीक है आज़ाद सिद्दीक साहब, अप्रोच चेंज करने का आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो वो कहते हैं ना अपना क़िबला ही आप लोग तब्दील कर रहे हैं, अपना सियासी क़िबला। वो आप हैं जी इंटरनेशनल लेवल के, आपके जो लीडर हैं वो इंटरनेशनली फेमस हैं, नेशनल लेवल का उनका फेम है, और जलसा आप जाके कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके जगह जगह से कि जी स्वाबी के अंदर। सर क्या हो गया है? कोई सेंट्रल जगह पे जलसा करें और पूरे पाकिस्तान से अगर लोग आ रहे हैं ठीक है, लेकिन वाई स्वाबी सर अगर स्वाबी में भी जलसा करके आप लोगों ने बाकी पूरे मुल्क से बंदे वहां पर बुलवाने हैं तो फिर फायदा क्या सर? कहां गई आपकी पॉपुलैरिटी? मैं मुस्कुरा सकता हूँ, हंस सकता हूँ, शुक्र है सर, आप यही कर ले, आधा एटीट्यूड यहीं से बेहतर हो जाएगा। जी सर, 2-2.5 साल से बात है, वो 2.5 साल से मुस्कुराते रहे अगर साहब, मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपकी बात में नहीं बोला, जरा मुझे बात कर। अरे सर वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, वो कह रहे हैं आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। कमेंट कर रहा हूं कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।
मुझे हाँ, कोई हाँ। कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट देखिए, भी नहीं दो चाहिए। ढाई साल ओके। नहीं, से फिर ना भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट तो देंगे ना, अरे, आपसे जाती मुखालफत नहीं है, मैंने आप लेकिन लेकिन बात कराने लेकिन हकायक सच तो आपको कड़वा लगेगा, अच्छा लेकिन सुनना तो अच्छा, अली पड़ेगा। गौर बलोच साहब, आप ना देना उनको कॉम्प्लीमेंट, नाराज हो रहे हैं, शो छोड़ के चले जाएंगे, मुझे कमेंट नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि सवाबी में क्यों हो रहा है जलसा। आप ना देना कॉम्प्लीमेंट इनको, बुरी बुरी बातें करें इनके बारे में। अजहर साहब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, अजहर साहब को बोलने दे भाई। ठीक है, अजहर साहब बोलेंगे। जी जी, अजहर साहब बोलिए 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 अजहर साहब। हिम्मत तो है नहीं, मैंने चुप करके झूठ सुनता रहा हूँ। अब मुझे जवाब देने दें, सच का जवाब देने जी दें, सर। ताकि मैं कहता हूँ। जी सर। देखिए, आप तो मैंने कहते हैं कि आपने कानों में उंगलियां दे ली हैं, आप फिर कहते हैं मैं सुनता रहा हूँ। तो यार क्या मैं बेइंसाफ, दो बंदे आपने मेरे मुकाला पे उठा दिए हैं, और मैं यानी मुझे कितना टाइम देना है आपने। देखिए, बड़ी आप सीधी सी पूरी बात तसल्ली करें अजहर सिद्दीक साहब, आपके पास माइक है। जी सर। सुनिए, पहली बात ये हमें बता रहे हैं, मैं अभी आपको एमपीओ के ऑर्डर दिखा रहा हूँ, 4,770 जी 2022 में 10,000 थे, 144 कितना नफाज करके कितने पर्चे किए, सारे सबूत है मेरे पास। यानी ये जो हमें, यानी ये जमहूरी हुकूमत है, ये बेवकूफ बना रही है। यानी जलसे जुलूस ज्यादा देने के बाद हम ले रहे हैं, इनकी हुकूमतें ले रही हैं, शर्म से ऊपर का काम है। और ये सारा कुछ तारीख में लिखा जा रहा है, तो याद रखिएगा, ये सारा कुछ शाये करेंगे हम। और इसकी बात है ना, डायरेक्ट खौफ किस बात का है, इनसे कहें आ जाए आज जानते ना पाकिस्तान में जलसा करते, फिर देखेगा ना करके जो शायद नाम बदल दीजिएगा आपका। और वजह क्या है, जब जलसे की इजाजत इन्होंने नहीं देनी, इन्होंने पर्चे कर दिए हैं, और कल का जो 9 मई का वाकया इन लोगों ने किया हुआ है, प्लानिंग लोगों की थी, वो इस तरह के वाकये और हम दिखाएंगे। तो हमने तो सेम है ना, तो हमने स्वाभाविक है के अंदर बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। हम पाकिस्तान ही जा रहे हैं ना, तो और तो नहीं जा रहे ना, कोई तो नहीं जा रहा ना, कोई नरेंद्र मोदी का ध्यान जा रहा है। हम लोग के हमारा हक है। अब आए आपसे अगली बात बता रहे हैं कि जनाब गुफ्तो करने की बात, क्या गुफ्तो करने की, 90 दिन के इलेक्शन के लिए इतने दिन जाते रहे, कोई मुश्किल काम था? इन्होंने क्या किया, मैंने इलेक्शन की तारीख 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, आइन तोड़ा इन्होंने, रिकॉर्ड के ऊपर है। और अभी जो है, अभी साल के तौर पर ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि जनाब जाकर अपने में जाए, फिर ट्राइब्यूनल में सुनने ही नहीं दे रहे। जो ट्राइब्यूनल हाईकोर्ट के जजेस ने बनाया था, पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसमें तरमीम के लिए क्या रिटायर्ड जजेस लगाने हैं। कौन सा, हम तो हर जगह बैठ के को बात बैलेंस करने आगे बात में पता चल गया सर, बहुत फंसे हुए हैं। ये पीटीआई के जो सवाबी में जलसा है ना ब्रिगेडियर साहब, ये ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है। ये बेचारे बहुत फंसे हुए हैं, इनको इनका जमहूरी हक नहीं मिल रहा ब्रिगेडियर साहब। मुझे 1-1.5 मिनट दिया और मैं बात खत्म कर दूं, यानी मुझे बात अभी पूरी करने ही नहीं दे रहे आप। अच्छा कर लें सर, मुझे लगा शायद आपने सवाबी जलसे में जाके एड्रेस करना है। चलो कोई बात नहीं, कर लें जी जी, कर लें 1 मिनट और ले लें अजहर साहब, सुन लेती हूँ जी। एक बात आगे है, इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 है, यानी हमें कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं मिसाक मुइशत पे बात करें, इनके पास है क्या मिसाकदार औरंगजेब कर रहे हैं, अब हमारी क्या जरूरत है उसमें? हमें जरूरत है मिसाक पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है। एस्टैब्लिशमेंट का काम है, जहां काम करना है वहां करिए। ये तो यानी ये हमें बता रहे हैं जमहूरियत, वो भाई जो ज़ियाउल्लाह के पांव में चल के आया 3 दफा, अभी मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं 2018 में हमारी हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा से पहुंच गई, जनरल बाजवा बैठ के एक्सटेंशन तय कर ली। आपको डाउट है क्या? और आज के उठाया गया था हमें हराने के लिए, और इस वक्त भी अब यानी हम सबको इकट्ठी होकर ये कहना चाहिए कि करते क्यों है। 45 और 47 31 दिन के अंदर फैसला होना था ना, ये बैठे कानून तर कोई आपने किसी से सुना? ब्रिगेडियर साहब ने बताया, ठीक है सर, पूछने तो दें, ठीक है मैं पूछ तो लूं ना, आप उनसे पूछने तो दें सर। ब्रिगेडियर साहब गलत हो रहा है इनके साथ, अजहर सिद्दीक साहब के साथ, जी बताइए। देखें बात यह है कि मैं तो ये कहता हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दें, जो कोर्ट में किसी से फाइट करें, रिलीफ लें, और उसके बाद आगे चलें। ये टाइम आप असेंबली में जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चेंज कर सकते हैं, अगर आप सिंपल मेजॉरिटी लेते हैं फिर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास और एलाइड पार्टी आ जाती है फिर भी कर सकते हैं, बट डोंट लूज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए बेस्ट यही है कि आपके बानी जाएं असेंबली में और 45 को कंटेस्ट करें, जो कोर्ट रिलीफ देते हैं अपने मेंबर लेते हैं, जीतते यू मेजॉरिटी, गवर्नमेंट चेंज कर दें, ब्रिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दैट इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस
इसमें मुल्क को ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी होगी, ना इकोनॉमिक रिवाइवल को स्टॉप करेगी, चलती रहेगी, दोनों चीज साथ चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।